हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग दो डिफिनीशन देख चुके थे जो कि हम यूनिट की को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो जिसमें दो हम लोगों ने देखा था, एक मीटर और दूसरा किलोग्राम। आज हम लोग देखेंगे कि सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि एक सेकंड का ड्यूरेशन कितना होता है, ये आपको पता है। जैसे यहाँ देखिए, मैं जो ये चुटकियाँ बजा रहा हूँ, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कहने का मतलब जो ये इतना मिनिमम ड्यूरेशन है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, क्या इसका तरीका है, तो इसी को हम लोग सेकंड बोलते थे। तो सबसे पहले तो अभी जो ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, ये थोड़ा हम बाद में आते हैं। पहले हम ये थोड़ा सा रिफाइंड तरीके से सोचते हैं कि आखिर टाइम को डिफाइन कैसे किया गया। तो टाइम को डिफाइन ऐसे किया गया, जैसे मान लीजिए अगर एक दिन सुबह सूरज निकला, फिर वो डूब गया, फिर वो अगले दिन निकला, तो एक दिन सूरज निकला, फिर दोबारा जब निकला, तो उनके बीच का जो ड्यूरेशन था उसको हम लोगों ने बोला 1 डे। उसको हमने क्या बोला? 1 डे। इस तरीका था। फिर क्या किए, 1 डे को हमने 24 नंबर से डिवाइड कर दिया। जब हमने 1 डे को 24 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसी को हम लोगों ने बोला 1 आवर। 1 आवर को जब हम लोगों ने एक नंबर 60 से डिवाइड कर दिया, तो इसको हमने बोला 1 मिनट। 1 मिनट का जब हमने 60 पार्ट किया, तो जो उसका एक पार्ट आया, उसको हम लोगों ने बोला 1 सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड इतना होता है। अब इसकी प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, ये कैसे हम जानेंगे कि 1 सेकंड कितना होता है? तो इसके लिए डिफाइन किया गया, ये क्या कह रहा है कि 1 सेकंड इज ए ड्यूरेशन ऑफ इतना बड़ा नंबर पीरियड्स ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन ऑफ सीजियम 133 एटम। 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए सीजियम 133 एटम लिया गया। वो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि सीजियम 133 आइसोटोप्स वाला ही एलिमेंट क्यों लिया गया? तो इसका आंसर ये है कि सीजियम 133 काफ़ी स्टेबल है। ये काफ़ी क्या है? स्टेबल है। तो इसीलिए हमने इसको प्रॉपर डिफाइन करने के लिए पकड़ा है। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए, ये आपको एक बात पता है कि कोई भी मटेरियल हो, उसके जितने भी मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ वाइब्रेशन करते ही रहते हैं, चाहे जिस कंडीशन में हो। ये पक्का है। अगर कोई सॉलिड है, अगर मान लीजिए कि कोई ये सॉलिड है और सॉलिड में बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बना है, तो ये रूम टेम्परेचर पर भी हल्के हल्के वाइब्रेट करते रहते हैं। ये सबका हाल है। अच्छा, वाइब्रेशन से एक बात आप जान लीजिए, ये आपको आगे क्लास 12th में पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये बात आप यहाँ ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी पार्टिकल या एटम वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन से रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेडिएशन। अगर मान लीजिए, अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है, तो रेडिएशन निकलेंगे। ये बात आप इंफॉर्मेशन ऐड करिए। हर जितने भी एटम हैं वो अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाइब्रेशन से क्या निकलता है? तो आप कहेंगे वाइब्रेशन से रेडिएशन निकलता है। अच्छा, इसी का हम कुछ यूज़ करेंगे। अब रेडिएशन, ये पैटर्न आप कुछ समझ पा रहे होंगे, ये वेव टाइप का है। ये कुछ ऐसे ही, मान लीजिए रेडिएशन निकला, तो ये ऐसे वेव है। और वेव में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये यहाँ से लेकर के ये 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके क्या है? ये इसके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं। अच्छा, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे 1 सेकंड, जो इतना छोटा सा टाइम होता है, इसको डिफाइन कैसे किया गया? तो बोला गया कि सीजियम आइसोटोप वाला 133 का एटम लीजिए,
मान लीजिए मैं कहता हूँ ये सीजियम है, और मान लीजिए ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट। अच्छा, वाइब्रेशन से क्या निकलेगा, तो आप बोलेंगे वाइब्रेशन से रेडिएशन निकलेगा। वाइब्रेशन से क्या निकल रहा है, रेडिएशन। अब ये कह रहा है कि ये जब इसका इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा सीजियम एटम का, तो उसमें बहुत ढेर सारे रेडिएशंस निकलते हैं, लेकिन हम कुछ पार्टिकुलर रेडिएशंस लेते हैं जिसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और वो बार बार वही रिपीट करते हैं। तो हमने वही रेडिएशन पकड़ा और रेडिएशन हमने ऐसे ऐसे देखा। हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन काउंट किए। तो आपको पता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जैसे ये हुआ 1, ऐसे हुआ 2, ऐसे हुआ 3, यहाँ गया 4, यहाँ गया 5, यहाँ गया 6, तो ऐसे नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो ये कह रहा है कि अगर कोई वाइब्रेट कर रहा है जो उसकी वजह से रेडिएशन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, रेडिएशन, वो रेडिएशन नंबर ऑफ उसका पीरियड कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इतना नंबर, इतना बड़ा नंबर, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतना, जब इतना नंबर हो जाए तो उस समय जितना टाइम लगा उतना नंबर ऑफ पीरियड, उतना दोहराने के लिए, उतना वाइब्रेशन करने के लिए जितना क्या लगा टाइम, उसी टाइम को क्या बोला गया, उसी टाइम को 1 सेकंड बोला गया। अच्छा, अब ये सीजियम 133 एटम इतना एक्यूरेट है कि अगर आप यही एक्सपेरिमेंट, सीजियम का यही एक्सपेरिमेंट आप, मैं कहता हूं 10 की पावर 14 इतना टाइम्स आप रिपीट करो, मतलब यही, फिर पहले मान लो एक बार किया, फिर आपने काउंट किया 1 सेकंड आया, दोबारा किया, तिबारा किया, कितने टाइम्स करो, इतने टाइम्स करो, तो ये इतना स्टेबल और इतना अच्छा है, इतनी अच्छी रीडिंग देता है। तो आप ये देखेंगे कि इतने टाइम में सिर्फ 2 बार गलतियां होने के चांसेस हैं। आप इतने टाइम किसी को, इस एक्सपेरिमेंट को, आप इसी रेडिएशंस को इतने टाइम आप ऐसे ही वाइब्रेट कराइए जो रेडिएशन निकलता है, फिर आप उसकी काउंट करिए। क्या करिए, काउंट, इतना टाइम करेंगे तो इतने टाइम में गलती होने की चांसेस सिर्फ 2 बार हैं। तो इसका मतलब सोचिए कि ये कितना अच्छा है डिफाइन करने के लिए। तो इसीलिए सीजियम 133 एटम को लिया गया। अच्छा, सीजियम 133 एटम, एक इसकी दिक्कत ये है कि ये पोर्टेड नहीं है, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले नहीं जाया जा सकता है। तो ये 1 सेकंड ऐसे ही डिफाइन हुआ है। अब अगला है कि हम 1 एम्पियर करंट कब बोलेंगे, 1 एम्पियर कैसे डिफाइन किया गया है। तो मतलब 1 एम्पियर, किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो 1 एम्पियर कितनी करंट होती है, ये क्या तरीका है, ये कैसे पता करते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है। इसको कैसे डिफाइन किया गया, ये बोल रहे हैं कि आप 2 कंडक्टर ले लीजिए और दोनों कंडक्टर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, दोनों कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है। खूब बड़ा वायर लीजिए और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा हो, क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल निल हो और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया निल हो, मतलब ये बहुत पतला वायर ये भी हो, ये भी बहुत पतला वायर हो, बहुत ज़्यादा मोटाई ना हो। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई इतना मोटा वायर है तो ये देखिए ये मोटा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन आप बहुत पतला वायर लीजिए जिसमें कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम निग्लिजिबल हो, उसमें कुछ हो ही ना। क्या करना है, कैसे डिफाइन करना है, आपको 2 वायर लेना है, 2 वायर आपने लिया, वो भी इनफाइनाइट लेंथ का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बिल्कुल निल हो, बहुत पतला हो। अच्छा, इन दोनों वायर को आप पैरेलल रखें, कैसे, ये देखिए चारों हर जहां देखिए आप पैरेलल है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल।
पैरेलल आपको ऐसे रखना है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो पैरेलल जो आपको रखना है, तो यहां पर 1 मीटर आपको रखना है। और इसको कहां रखना है, तो आप बोलेंगे इसको आपको वैक्यूम में रखना है। अच्छा, तो एक बात आप क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होने लगता है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है, मतलब उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन शो होने लगता है, मतलब कुल मिला के उसमें फोर्स लगता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इनफाइनाइट आपने वायर लिया, आपने इसमें भी करंट फ्लो कराई, और जैसे ही आपने इसमें करंट फ्लो कराई, इसमें करंट फ्लो कराई, तो आपने क्या देखा, आपने एक बात देखा कि अब ये कंडक्टर था, इसमें करंट फ्लो होने लगी, अब ये मैग्नेट तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब ये फोर्स लगाएगा। अच्छा, सिचुएशन आप समझ रहे हैं, वैक्यूम में रखना है, इनफाइनाइट लेंथ लेनी है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल नील रहे, बिल्कुल पतला वायर रहे, 1 मीटर की डिस्टेंस आपको रखनी है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो इनके बीच में फोर्स अप्लाई का होगा। अगर ये कह रहा है कि वो फोर्स कितना हो जाए, आप कहेंगे इतना हो जाए, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। वो कोई तरीका था कि फोर्स इनके बीच में मेजर किया गया कि कितने से इनके बीच में फोर्स लग रहा है। अगर वो फोर्स इतना लगे, कितने में, पूरे इनफाइनाइट में नहीं, कह रहा है कि पर मीटर ऑफ लेंथ, केवल आपको 1 ही मीटर देखना है बस। मान लीजिए ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, 1 ही मीटर में आपको देखना है। वायर तो इनफाइनाइट लेना है, लेकिन 1 मीटर में इतने में ही अगर आपने देखा कितना फोर्स लग गया, तो आप कहेंगे 2 × 10⁻⁻7। उस समय जितना करंट फ्लो हो रही है वही करंट 1 एम्पियर बोली जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको पता है कि करंट फ्लो होगी तभी ये मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करेगा, और तभी ये फोर्स लगाएगा। और जब ये फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स इतना होना चाहिए। तो इतना फोर्स जब वो लगाएगा तो समझ लीजिए कि जितना उसमें करंट डाली गई थी पर मीटर लेंथ में, तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो 1 एम्पियर मानी गई है। तो ऐसे ही 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया है। अब आगे जब आप क्लास 12th में करंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी एक और डिफिनीशन है जो कि आपको वहाँ पर बताया जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि केल्विन कैसे डिफाइन किया गया। आपको पता है कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो केल्विन डिफाइन कैसे किया गया, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम टेम्परेचर के बारे में ओवरव्यू लेते हैं। पहले भी मैंने आपको जब फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा रहे थे तो कुछ आपको वहाँ टेम्परेचर के बारे में बताए थे। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर का मतलब होता है कि उस बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल या एटम हैं वो कितनी तेज वाइब्रेट कर रहे हैं। वो जितनी तेज वाइब्रेट करते रहते हैं इसका मतलब कि उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कि वो कम वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 वेसल है, मैं आपको टेम्परेचर का सिर्फ मतलब समझा रहा हूं, और ये आप आगे चल करके पढ़ेंगे भी। लेकिन यहाँ पर आपको मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ पर वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे हो रहा है, यहाँ वाइब्रेट तो कर रहा है लेकिन यहाँ वाइब्रेशन स्लो है। जब यहाँ वाइब्रेशन स्लो है इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर कम है। यहाँ पर अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन यहाँ फास्ट है, तो इसका मतलब ये समझिए कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। अच्छा, वाइब्रेशन स्लो है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये वाइब्रेशन, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए कि ये वाइब्रेशन एकदम स्टॉप कर दिया जाए, मतलब कि जो ये अपना वाइब्रेट भी कर रहा है वो सब एकदम स्टॉप हो जाए, सब फ्रीज हो जाए, कुछ भी वाइब्रेट ना करे, तो वो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। लेकिन ऐसा टेम्परेचर केवल थ्योरेटिकली निकाला गया है, अभी तक ये प्रैक्टिकली है नहीं। अगर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कर दिया जाएगा तो ये पूरी दुनिया ही नहीं बचेगी, सब फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। लोवेस्ट टेम्परेचर का मतलब ये हुआ
कि सारे मॉलिक्यूलर या जितने भी एटॉमिक वाइब्रेशंस हैं सब स्टॉप हो जाएं। हम जैसे खड़े हैं वैसे ही हमारे जितने भी यहाँ के जो मॉलिक्यूलर लेवल के वाइब्रेशन हो रहे हैं सब स्टॉप। जब सब कुछ स्टॉप हो जाएगा तो कोई बचेगा थोड़ी ना। तो इसका मतलब वो उसका लोवेस्ट टेम्परेचर है। ये थ्योरेटिकली निकाला गया है, ये आपको टेम्परेचर वाले चैप्टर में जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा। तो वो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। अच्छा, कुल मिलाकर के टेम्परेचर का मतलब ये हुआ किसी का टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब कि जो उसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पीड है वो बढ़ गई। टेम्परेचर कम है, इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलर स्पीड या वेलोसिटी कम है। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग कैसे केल्विन में कैसे इसको मेजर किया गया, कैसे इसको केल्विन बोला गया। तो उसमें एक बात ये आई, सबसे पहले एक खास बात वाटर में देखी गई, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? देखिए, जहां पर पॉइंट लग जाए समझ लीजिए वो टेम्परेचर की बात कर रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर, पॉइंट का मतलब टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई बॉडी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगी, वो क्या है? मेल्टिंग। बॉइलिंग पॉइंट जहां पर कि वो लिक्विड से वेपर में, ऐसा टेम्परेचर जहां पर वो लिक्विड से वेपर में, ऐसे ही जहां पर पॉइंट लगा रहे, इसका मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर भी वो टेम्परेचर की ही कुछ बात कर रहा है, लेकिन किसका? वाटर के ट्रिपल पॉइंट। देखिए, आपको पता है कि वाटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसको मैं वाटर ना बोलूं, मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं H2O, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वाटर अगर जैसे मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि लिक्विड की बात कर रहे हैं, नहीं, हम कह रहे हैं H2O का। H2O के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में देखा है आइस, लिक्विड फॉर्म में देखा है जो हम लोग पीते हैं, गैस फॉर्म में जो वेपर बन के उड़ जाती है। तो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वाटर की एक खास बात यह है कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे वाटर की ये तीनों स्टेट पाई जा सकती है, और वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर आपको H2O की तीनों स्टेट देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ये नहीं, तब ये बदल जाएगी। आपको पता है कि आइस मान लीजिए 0 डिग्री पर है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो पिघल जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगी। तो ऐसे ही मतलब, लेकिन जो 0 डिग्री टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर आपको तीनों का दर्शन हो जाएगा। अच्छा, तो 0 डिग्री सेल्सियस का ये मतलब हुआ। आपको ये भी पता है कन्वर्जन में, अगर मैं कहूं कि 0 डिग्री को, फिर से वही बात है, अगर मैं कहूं आपसे कि इसको जरा आप केल्विन में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो? केल्विन में। तो आपको पता है एक नंबर आप जानते हैं 273.16। अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 273.16 ये केल्विन बन गया। ये आपने क्लास 9th में किया होगा। तो अभी हम केल्विन डिफाइन ही करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमको पहले से उठानी पड़ेगी क्योंकि उतना ज़्यादा आपको भी नहीं पता होगा। तो यहाँ पर हो गया 0 प्लस, मतलब डिग्री में आप इतना नंबर काउंट करिए तो केल्विन बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई, क्या 0 क्या है? 0 डिग्री ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। मतलब 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वाटर की तीनों स्टेट पाई जाती हैं, देखी जा सकती हैं। तो इसका मतलब चाहे उसको आप बोलो 0 डिग्री, चाहे आप बोलो 273.16 केल्विन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या आप बोलेंगे? 273.1 केल्विन, मतलब ये हो गया 1 ट्रिपल वाटर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इतने केल्विन पर 1 ट्रिपल वाटर, ये तरीका है डिफाइन करने का केल्विन। तो 1 केल्विन कितने का? तो आप कहेंगे 1/273.16 का ट्रिपल वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो टेम्परेचर है उसका आप इतना पार्ट कीजिए तो उसी को 1 केल्विन बोला गया। उसको आपको क्या बोलना है? 1 केल्विन। यही बात यहां पर लिखी हुई है। क्या? 1 केल्विन इज अ फ्रैक्शन
1/2.273.6 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है ये मैंने आपको बताया। एट दिस टेम्परेचर H2O एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो ये ऐसे ही केल्विन को डिफाइन किया गया। अब आगे देखिए कि कैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब एक मोल को डिफाइन किया गया। एक पहले आप सेंस याद रखिए, एक मोल कुछ नहीं, एक मोल सिर्फ नंबर बताता है। क्या बताता है वो? सिर्फ नंबर की इंफॉर्मेशन देता है, कितना बड़ा है छोटा है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपको काउंट करनी है, वो भले चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन अपनी उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, वो नंबर में काउंट हो सकता है, तो वो मोल में बताया जा सकता है, वो चाहे जो भी हो। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप 1 दर्जन केले ले आइए। अब केला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन आपको पता है कि वो उसकी हर एक केले की अपनी एक आइडेंटिटी है। आपको 12 से मतलब है, 1 दर्जन, बार बार कोई 12 12 12 12 नंबर बोले, ठीक नहीं, तो उसी पर एक कोड भाषा रख दिया गया कि 12 संख्या को क्या बोलेंगे? दर्जन बोलेंगे। अगर मैं कहूँ आप 1 दर्जन केले लेकर के आइए तो आप 12 लेके आएंगे। कोई दूसरा आदमी गया, वो भी 12 लेके आया, लेकिन दूसरे वाले का केला बड़ा था, उसका छोटे छोटे केले थे, कोई बात नहीं, केवल आपको नंबर से मतलब है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 दर्जन आप बाल्टी लेकर के आइए तो आप 12 लेकर के आएंगे। 1 दर्जन आप मार्कर लेकर के आइए तो आप 12 लेकर के आएंगे। वैसे ही एक मोल क्या होता है? एक मोल का मतलब ये हुआ, अगर कोई कहे कि आप 1 मोल लेकर के आइए, तो आपको पता है कि साइंटिस्ट लोग कुछ अजीब टाइप का काम करते हैं, तो वो कहते हैं इतना नंबर लेके आइए, इतना नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल आप केले लेकर के आइए, तो सीधा सीधा मतलब आप इतना नंबर ले आइए बस। 1 मोल आप चावल के दाने लेकर के आइए, मतलब इतना नंबर आप इकट्ठा कर लीजिए बस। मैं कहूं आपसे 1 मोल आप मार्कर लेकर के आइए, तो इतना मार्कर आप इकट्ठा कर लीजिए, वो 1 मोल है। अच्छा, तो ये बात आपके समझ में आ रही। फिर आप आगे ध्यान से सुनिए, अब कैसे इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया। लेकिन आपको ये बात समझनी है, वो क्या है, छोटा है कि बड़ा, इससे मतलब नहीं है। वो अपनी एक प्रॉपर एंटिटी रख रहा है, वो काउंटेबल है, तो इसका मतलब कि वो उसकी जो संख्या है, जो उसका नंबर है, वही 1 मोल में बोला जाएगा। अब इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कैसे किया गया? कहा गया कि आप कार्बन 12 का आइसोटोप लीजिए और कार्बन 12 का इतना किलोग्राम आप पकड़िए। अब कार्बन 12 का इतना में जितना भी नंबर आएगा, वो स्पीसीज चाहे जिस फॉर्म में हो, चाहे वो किसी एटम के फॉर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, चाहे आयन के, कुछ भी हो, जो भी उस समय काउंट किया गया, तो वो नंबर इतने किलोग्राम कार्बन 12 के आइसोटोप में कितना नंबर आया था, इतना नंबर, तो उसी को क्या बोल दिया गया? उसी को बोला गया 1 मोल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी को हम लोग आवागाद्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। और आपको मैक्सिमम टाइम आपको ये केमिस्ट्री में ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसमें। तो केमिस्ट्री में आप एक बार फिर से 1 मोल की वहाँ डिफिनीशन देखेंगे, लेकिन बेसिक डिफिनीशन यही है। 1 मोल का सेंस यही होता है, उसका मतलब सिर्फ नंबर से है बस, और कुछ नहीं। और वो भी नंबर इतना खराब सा 6.022 × 10⁻23।